इस कहानी को समझने के लिए कहानी का पहला और दूसरा भाग जरूर सुने। ये क्या कर रही हैं नानी आप? आपको हमसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब अविनाश पूरी तरह से ठीक हो गए थे तो बात वहीं ख़त्म हो गई। इसमें छुपाने और बताने जैसा कुछ था ही नहीं, तो आपने नहीं बताया था। अब इस तरह से आप ये बातें सोचकर गिल्टी मत फील कीजिए। फ़िलहाल सबसे पहले तो आप रोना बंद कीजिए और ये ऑक्सीजन मास्क लगा लीजिए। बोलते हुए हमने नानी के आंसुओं से भीगे चेहरे को साफ किया और उनका ऑक्सीजन मास्क लगा दिया। उन्हें आराम करने के लिए कहकर बाहर आने के लिए उठे तो उन्होंने हमारे हाथ को कसकर पकड़ लिया था। उन्होंने पहले हमें इशारे से रोका। अपना ऑक्सीजन मास्क निकालकर वो फिर से कुछ कहने लगी। उस दिन अनुज से झगड़ने के बाद अभी रात को चीखा था। मैंने उसकी चीख सुनी थी। कहीं उसे फिर से डरावने ख्वाब। बोलते हुए नानी की आवाज़ कांप रही थी। उन्हें सांस लेने में काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी। उन्हें इस तरह देखकर हम काफ़ी डर गए थे। नानी कैसी बातें कर रही हैं आप? हमने कहा ना आप आराम कीजिए। बोलते हुए हमने वापस से उनका ऑक्सीजन मास्क लगाना चाहा तो उन्होंने रोकते हुए बेहद धीमी आवाज़ में कहा, अब तो हमेशा के लिए बस आराम ही करना है मुझे, उन्हें बुला दो। बोलते हुए नानी की सांस काफ़ी तेज़ चलने लगी थी। उस वक्त हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। हमने डॉक्टर को आवाज़ दी तो उनके साथ साथ अविनाश और मामी भी अंदर आ गए थे। नानी को इस तरह गहरी सांस लेते हुए देखकर सब डर गए थे। सबकी आंखें नम थी। डॉक्टर हम सबको तुरंत वार्ड से बाहर जाने के लिए बोल रहे थे। उसी वक्त नानी इशारे से अविनाश को अपने करीब बुला रही थी। हम नानी का हाथ पकड़कर वहीं खड़े थे। वो हमारा हाथ छोड़ ही नहीं रही थी। अविनाश जब उनके करीब पहुंचे तो नानी ने उनका हाथ पकड़कर हमारे हाथ में पर रखने की कोशिश की, मगर उनके कांपते हाथ काम ही नहीं कर रहे थे। नानी की मनोस्थिति समझते हुए हमने बिना किसी झिझक से उस पल अविनाश का हाथ कसकर पकड़ लिया था। होठों पर हल्की मुस्कुराहट और चेहरे पर सुकून का भाव लेकर नानी उस वक्त ही हम सबका साथ हमेशा के लिए छोड़कर चली गई थी। उनको गए हुए करीब 2 महीने हो गए थे। अविनाश उनके जाने के गम से उभर ही नहीं पा रहे थे। तकरीबन 1.5 महीने तक ना वो ऑफिस गए, ना ही घर से बाहर जा रहे थे। नानी अपने आखिरी पलों में जो बात हमसे कहना चाह रही थी वो सच थी। अविनाश को वो डरावने ख्वाब फिर से आ रहे थे, या शायद उनको हमेशा से आ रहे थे, बस उन्होंने सबसे छुपा रखा था। वो रात को हमेशा कोई दवा खाकर सोते थे। हम जब दवा खाने की वजह और दवा का नाम पूछते तो वो कहते सर दर्द की दवा, या फिर कभी कभी बोलते पेन किलर है। वो कहते हैं अचानक से हमें बॉडी पेन होने लगता है तो खाना पड़ता है। उनके इस तरह के जवाब से पहले तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, मगर रोज़ रोज़ उनको इस तरह दवा खाते देख हमें डाउट हो रहा था। अपने डाउट को क्लियर करने के लिए एक दिन हमने उनकी नामौजूदगी में उनकी दवा चेक की तो पता चला वो नींद की दवा लेते थे। मतलब उन्हें वो ख्वाब आने बंद नहीं हुए थे। वो उन ख्वाबों से बचने के लिए अब तक नींद की दवा लेते आ रहे थे। हमने उनसे इस बारे में बात करना चाहते थे, मगर हम कर भी नहीं पा रहे थे। हम अब भी एक दूसरे से फॉर्मल वाला रिश्ता निभा रहे थे। हालांकि हम कोशिश कर रहे थे रिश्ते को आगे बढ़ाने की, मगर अविनाश उनके तरफ से कोई रिएक्शन नहीं मिलता था। वो तो हमेशा भागते ही रहते। सच कहें तो हमें डर लगता था। किस बात का डर ये पता नहीं, बस अविनाश से डर लगता था। इसलिए वो दवा वाली बात हमने इनसे करने की बजाय मामी को बता दी थी। मामी अविनाश से इस बारे में हमारे सामने ही बात करने वाली थी, लेकिन उसी वक्त पापा हमारे घर आ गए थे। वो हमें लेने आए थे। उन्होंने बताया माँ की तबीयत कुछ दिनों से सही नहीं है, वो हमें बहुत ज़्यादा याद करती हैं। हमें उसी वक्त पापा के साथ जाना पड़ा था। माँ हमारे न जाने से खुश थी, लेकिन उनकी तबीयत सुधरने की बजाय बिगड़ती जा रही थी, और एक दिन वही हुआ जिससे हम और पापा डरते आ रहे थे। माँ के जाने के बाद
ऐसा लग रहा था जैसे सब खत्म हो गया, सब एक जगह रुक गया हो। अविनाश, जो अभी तक नानी के गम से उभर नहीं पाए थे, वो पापा और मामा पापा को संभाल रहे थे और हमें मामी। कुछ दिनों तक वो हमारे साथ हमारे घर पर थे, फिर वो वापस अपने घर चले गए थे। करीब 2 महीने तक हम पापा के पास उनके साथ थे। इन 2 महीनों में अविनाश मामा मामी अक्सर कॉल करके हमारे और पापा के बारे में पूछते थे, अपना ख्याल रखने और खुद को संभालने के लिए कहते रहते थे। मामा मामी को वापस अफ्रीका जाना था। निहिद और नायरा वहाँ अकेले सब कुछ मैनेज नहीं कर पा रहे थे। मामा ने इस बारे में पापा से बात की। उन्होंने उन्हें खुद के जाने के बारे में बताया और हमें घर भेजने के लिए कहा। पापा ने कहा मामा की बात मान ली थी, लेकिन हम उन्हें छोड़कर आने के लिए नहीं मान रहे थे। उन्होंने किसी तरह हमें मनाया था और हमें यहाँ भेज दिया था। मामा मामी इंडिया में ही थे जब हम गोरखपुर से लखनऊ शिफ्ट हुए थे। कुछ दिन हमारे साथ रहकर वो अफ्रीका चले गए। अब हम और अविनाश इस घर में रहते हैं। अविनाश खुद को ऑफिस चले जाते हैं और हम अकेले यहाँ रह जाते हैं। आज 6 महीने हो गए हमारी शादी को, लेकिन रिश्ता अब भी वही का वही है। हम अभी दोस्त तक नहीं बन पाए। अविनाश बस खाने के वक्त या फिर किसी ज़रूरी टॉपिक पर ही हमसे बात करते हैं। कभी कभी मन करता है हम यहाँ से पापा के पास चले जाएं, लेकिन पापा से जब भी कॉल पर आने के लिए बोलते हैं तो वो कहते हैं क्या करोगी तुम यहाँ आकर, तुम्हारी शादी हो गई, अविनाश को तुम्हारी ज़रूरत है, उसका ख्याल रखो और उसके साथ रहो, मेरी फ़िक्र मत करो। मेरा ख्याल रखने के लिए मेरे पास मेरे पेन गेस्ट हैं जो कि बहुत अच्छे हैं। तुम मेरे बारे में ज़्यादा मत सोचा करो, मुझे जब भी ज़रूरत होगी मैं तुम्हें बुला लूँगा, और वैसे भी मैं तो आ ही जाता हूँ कभी कभी तुमसे मिलने। पापा की बात सुनने के बाद वहाँ जाकर रहने का कोई चांस ही नहीं है, लेकिन कब तक ऐसे अविनाश के साथ रहना हमें ये समझ नहीं आ रहा। आज कुछ भी हो हमें इनसे बात करनी है, पूछना है कि ये हमारे साथ रहना चाहते हैं या नहीं, जानना है कि कहीं इन्हें भी तो हमारे सांवले रंग से प्रॉब्लम तो नहीं है। आखिर हस्बैंड वाइफ होने के बावजूद भी हम कब तक और क्यों ऐसे अजनबियों की तरह रहेंगे। और दवा वाली बात भी सब जानना है। आज अविनाश से हमें देखते हैं क्या कहते हैं। अविनाश, सोच तो रहे हैं हम सब पूछने के लिए, उनसे बात करने के लिए, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे क्या पूछेंगे उनसे। उनके ऑफिस से आने का समय भी हो गया है। तुमसे बाद में मिलते हैं साबी। फ़िलहाल अविनाश से बात करने के लिए खुद को तैयार कर लेते हैं। आगे जो भी होगा तुम्हें बताएंगे ज़रूर। अविनाश की आंखें सावनी की डायरी पढ़कर आंसुओं से भर चुकी थी। आंखें जब उन आंसुओं को ज़्यादा देर तक संभाल नहीं पाई तो वो तीव्र वेग में बहते हुए डायरी के पन्नों पर गिरने लगी। लगातार 4 घंटे से पढ़ने के कारण आंखों में अब चुभन भी होने लगी थी। डायरी पढ़ते वक्त अविनाश पूरी तरह से उसमें खो गया था। उसे एहसास ही नहीं हुआ कि पन्ने पलटने और उसकी सिसकियों से आ रही आवाज़ों के कारण सावनी की नींद से जाग सकती है। बिना इन सबकी परवाह किए वो तो बस डायरी को आगे पढ़ना चाहता था। अपने आंसू को साफ करके अविनाश ने पहले अपनी पलकें झपकी, फिर डायरी को आगे पढ़ने के लिए उसने जैसे ही अगले पेज को पलटने की कोशिश की, एकदम से आई सावनी की आवाज़ से उसके हाथ रुक गए। अभी क्या हुआ आपको? आप उठकर क्यों बैठे हैं? बोलते सावनी ने उठने की कोशिश की। सावनी को उठता देख अविनाश ने घबराते हुए डायरी को उसकी नज़रों से बचाकर ब्लैंकेट के नीचे छुपा लिया। अंधेरा होने के कारण सावनी ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया। वो इस समय अपनी नींद भरी आंखों को झपकाते हुए बस अविनाश के चेहरे को देखने की कोशिश कर रही थी। साइड टेबल पर जल रहे इलेक्ट्रॉनिक लैंप की हल्की रोशनी के बीच अविनाश का चेहरा देखने में उसे कठिनाई हो रही थी। अविनाश के करीब जाकर जब सावनी ने हल्की रोशनी में उसकी लाल आंखें देखी तो वो घबरा गई। आप रो रहे थे, क्यों, क्या हुआ? सब ठीक है ना? सावनी ने फिक्र करते हुए पूछा। कुछ नहीं हुआ मुझे, वो काफ़ी देर तक लैपटॉप में बिजी था तो आंखों में चुभन होने लगी थी। मैंने सोचा पानी के छींटे मारने से चुभन कम हो जाएगी तो वॉशरूम गया था। तुम परेशान
होना बंद करो और चुपचाप सो जाओ। मैं भी सोने की कोशिश करता हूँ, फिर अपने आप ठीक हो जाएगी आंखें। अविनाश ने बड़ी सफाई से झूठ बोलते हुए अपने होंठ भींच लिए। ठीक है, मगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए होगा तो मुझे जगा देना, बोलते हुए शावनी ने अविनाश के हाथ पर अपने हाथ रख दिए। ओके, अविनाश ने सावनी का हाथ पकड़कर उसे सोने के लिए कहा और खुद भी सोने के लिए लेट गया। सावनी पहले से नींद में थी, इसलिए वो लेटने के कुछ सेकंड बाद ही सो गई, जबकि अविनाश ने बस अपनी आंखें बंद कर रखी थी। वो सावनी के सो जाने का इंतजार कर रहा था। सावनी के सोने के बाद उसने अपनी आंखें खोलकर एक बार सावनी के चेहरे को गौर से देखा। जब उसे यकीन हो गया सावनी सो चुकी है, तो उसने डायरी को ब्लैंकेट के नीचे से निकालकर पढ़ना चाहा, लेकिन अपनी आंखों में ही रही चुभन वो इस बार बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने कुछ सोचकर अपनी पलकें झपकी और डायरी को हिफाजत से अपने तकिए के नीचे छुपा लिया। मैं जानता हूँ आगे के पेज में तुमने उस दिन हमारे बीच हुई बातों को लिखा होगा। आगे तुमने जो भी लिखा होगा शायद मुझे पता है, बोलते अविनाश सावनी के चेहरे पर आ गए बालों को हटाकर उसे गौर से देखने लगा। सावनी को देखते अविनाश अपने बीते दिनों को याद करके नम आंखों से मुस्कुराने लगा। फ्लैशबैक। मामा मामी के अमेरिका चले जाने के बाद सावनी बिल्कुल अकेली हो गई थी। अविनाश सुबह अपने ऑफिस चला जाता और शाम को आता। ऑफिस से आने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करके अविनाश अपने लिविंग रूम में जाकर अपने लैपटॉप में बिजी हो जाता। वो वहाँ से बाहर तभी आता जब सावनी उसे डिनर करने के लिए बुलाती। इस बीच अविनाश सावनी से कुछ चाहिए हो तो बता देना, खाना खाया नहीं, कोई परेशानी तो नहीं है, बस इतनी बातें करता था और सावनी बस हाँ या ना में जवाब देकर अपना सिर हिला देती थी। उसे समझ ही नहीं आता वो क्या बात करे अविनाश से। वो तो उसके पास रुकता ही नहीं, उससे भागता रहता। ये सिलसिला लगभग 1 महीने से चलता रहा। सावनी दिन भर घर के कामों में खुद को व्यस्त रखती, लेकिन घर के काम कम होने की वजह से उसके पास काफ़ी खाली समय रहता। उसे समझ नहीं आता वो क्या करे। उसे यूं घर में बैठे बैठे बोर होना काफ़ी खल रहा था। नए घर में शिफ्ट हुए उसे बस 2 महीने हुए थे, इसलिए आसपास के लोगों से उसकी ज़्यादा जान पहचान भी नहीं हुई थी। अविनाश के अजनबियों जैसे व्यवहार और अकेलेपन से जूझ रही सावनी काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगी। उसकी इस परेशानी में अगर कोई उसके साथ था तो वो थी उसकी डायरी, जिससे वो अपनी बातें कभी कभी शेयर करती थी। आज भी वो हॉल में रखे सोफे पर बैठकर अपनी डायरी में सब कुछ शेयर कर रही थी। डायरी लिखते वक्त उसकी नज़रें बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थी। अपने बीते दिनों की सारी बातें लिखने के बाद उसने डायरी को बंद किया, फिर घड़ी की तरफ गौर से देखकर वो डायरी लेकर अपने रूम में चली गई। रूम में जाकर उसने अपनी डायरी को कबर्ड में रखा और वापस आकर फिर से सोफे पर बैठ गई। अविनाश से कैसे बात करें, पहले किस बारे में बात करें, हमारे रिश्ते के बारे में या उनके दवा खाने की वजह के बारे में? नहीं, बेहतर होगा हम सबसे पहले उनसे खुद के लिए एक जॉब की तलाश करने की बात करें। इससे बात की शुरुआत होगी, वो थोड़ी पूछताछ करेंगे और फिर हम भी अपने मन की सारी बातें उनके सामने रख देंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। सोचते हुए सावनी के लब मुस्कुरा उठे। आ गए अविनाश। डोर बेल सुनकर जल्दबाजी में उठते हुए सावनी ने खुद से कहा और दरवाजे की तरफ अपने कदम बढ़ा लिए। दरवाज़ा खुलते अविनाश को सामने देखकर अनायास ही सावनी के चेहरे पर रौनक आ गई, मगर अगले ही पल कुछ सोचकर वो उदास हो गई। तुम ठीक हो? अविनाश ने सावनी के उदासी से भरे हुए चेहरे को देखकर पूछा। हाँ, हम ठीक हैं, आप बैठे, हम आपके लिए पानी लेकर आते हैं, सावनी ने अपने पलके झपकाते हुए कहा। फिर बिना एक पल गवाए उसने किचन से पानी लाकर अविनाश के सामने रख दिया। क्या हम अभी बात करें इनसे या डिनर के टाइम? सोचते हुए सावनी ने अविनाश की तरफ देखा। वो पानी पीकर लिविंग एरिया की तरफ जा रहा था। कितना काम करते हैं, दिन रात डेस्कटॉप से चिपके रहने की वजह से इनके डार्क स्कल्स बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इन्हें तो किसी चीज़ की फिक्र नहीं है, बोलते हुए सावनी ने अपने कदम किचन की तरफ बढ़ा लिए। लगभग 20 मिनट बाद सामने लिविंग रूम में अविनाश के
पास थी। आपकी चाय, धीमी आवाज़ में बोलते हुए ट्रे को डेस्क टेबल पर रख दिया। थैंक यू बोलकर अविनाश ने डेस्कटॉप से अपनी नज़रें हटाकर चाय का कप उठाना चाहा तो एक की बजाय 2 कप देकर उसने सवालिया नज़रें सावनी पर डाली। अविनाश की सवालिया नज़रें खुद पर महसूस करते सामने ने तुरंत दूसरा कप उठा लिया। ये हमारे लिए है। पास में रखी चेयर पर बैठकर सावनी ने कप अपने होठों से लगाते हुए कहा। उसे लिविंग रूम में खुद के साथ बैठकर चाय पीता देख अविनाश ने कुछ सोचते हुए खुद से कहा, पहले तो कभी तुमने इस तरह लिविंग रूम में मेरे साथ चाय नहीं पी, ना ही कभी तुम इतनी देर तक मेरे पास बैठी हो। मतलब ज़रूर कुछ ज़रूरी काम होगा, कोई बात करनी है क्या? तुम्हें कुछ चाहिए क्या? हाँ, जॉब चाहिए हमें। जॉब? तुम्हें जॉब चाहिए? अविनाश ने हैरानी से सावनी की तरफ देखते हुए कहा। फिर जैसे उसने आगे कुछ बोलना चाहा, सावनी को फिर से बोलता देख वो चुप हो गया। देखिए, अब ये मत कहिएगा कि मैं तुम्हें जॉब करने की परमिशन नहीं दे सकता। आखिर तुम्हें क्या ज़रूरत है जॉब करने की? ये सब या और कुछ कहकर हमें निराश मत कीजिएगा। लेकिन क्या आप नहीं चाहते हम जॉब करें? वैसे तो चाहते हम भी नहीं हैं, लेकिन इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। पूरा दिन हम घर पर अकेले बैठे बैठे बोर हो जाते हैं। समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। थोड़ा सोचा तो ख्याल आया कि जॉब कर लेते हैं। इस बहाने हम बाहर जाएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। घर पर अकेले होने की वजह से तुम बोर हो जाती हो, इसलिए तुम जॉब करना चाहती हो। क्या अपनी बोरियत दूर करने के लिए तुम्हें जॉब के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं समझ आ रहा? नहीं। क्या मतलब नहीं? इतने सारे ऑप्शन हैं, जैसे टीवी देखना, नॉवेल पढ़ना, गाने सुनना, गेम खेलना, और भी बहुत होंगे। तुमने सोचा नहीं शायद? सोचा था हमने, सिर्फ सोचा नहीं बल्कि करते भी हैं। लेकिन ऐसा फील हो रहा जैसे लगातार इन सब से जुड़े रहें तो हम जल्दी ही इन सब से भी बोर हो जाएंगे। वैसे भी इन सारी चीज़ों को करने के बाद भी हम अकेला फील करते हैं। सब कुछ सोचकर ही हमने जॉब वाला ऑप्शन चुना है। आपकी जानकारी में अगर कोई जॉब हो तो सोच कर बता दीजिएगा। हम सोच रहे हैं कल से ही जॉब सर्च करना शुरू कर दें। कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें जॉब सर्च करने की। मैं नहीं चाहता तुम अभी जॉब करो। क्यों? आप क्यों नहीं चाहते हम जॉब करें? जब आपको हमारी मौजूदगी से कोई मतलब ही नहीं है तो फिर जॉब वाली बात से आपको क्यों प्रॉब्लम होने लगी? कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे हैं कि हम बाहर जाएंगे तो आपको जानने वाले और आसपास के लोग हमें देखेंगे, हमें लेकर बातें बनाएंगे, इंसल्ट होगी ना आपकी। अविनाश ने जैसी जॉब के लिए मना किया, सामने ने वो बातें भी कहनी शुरू कर दी जो वो डायरेक्टली नहीं बोलना चाहती थी। वो अपने और अविनाश के रिश्ते के बारे में शांति से अविनाश से बात करना चाहती थी, लेकिन अपनी फीलिंग बताने के बाद भी जब अविनाश ने उसे डायरेक्टली जॉब के लिए मना किया तो उसे अचानक से गुस्सा आ गया। इन दिनों उसने जो कुछ भी महसूस किया था उन सब फ्रस्ट्रेशन अब वो अविनाश पर निकालने लगी। उसके मन में जो भी शिकायतें थी वो सब अब बाहर आने लगी थी। उसे इस तरह से गुस्से में बातें करते देख अविनाश को हैरानी हो रही थी। ऊपर से उसे सानवी द्वारा कही गई बातों का मतलब भी समझ नहीं आ रहा था। ये क्या बोले जा रही हो तुम? मुझे तुम्हारे जॉब करने से प्रॉब्लम? तुम्हें लोग देखेंगे, बातें बनाएंगे, मेरी इंसल्ट होगी। क्या मतलब है इन सब का? आखिर कहना क्या चाहती हो तुम? सावनी जैसे ही चुप हुई, अविनाश सख्त लहजे में बोला। वो नहीं चाहता था सावनी आगे भी कुछ बोले, क्योंकि सावनी की बातें उसे समझ तो आ रही थी लेकिन गुस्सा जरूर दिला रही थी। बचपन से ही वो खुद के गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता था। इस वक्त उसे खुद के गुस्से से डर लग रहा था। उसे डर था कहीं वो सावनी को चोट ना पहुंचा दे। वो सावनी पर किसी भी हाल में गुस्सा नहीं करना चाहता था। वही कह रहे हैं जो इतने दिनों से महसूस कर रहे हैं। आप जिस तरह से हमसे पेश आते हैं उससे यही लगता है कि आपको हम अच्छे नहीं लगते। हमारा आपके साथ रहना आपको पसंद नहीं है। जब आप हमारे साथ खुश नहीं हैं तो आज़ाद क्यों नहीं कर लेते अपने आप को इस रिश्ते से? हम पर तरस खाकर आप जो जिम्मेदारी की तरह इस रिश्ते को निभा रहे हैं उसे निभाना बंद कर दीजिए
और आज़ाद कर लीजिए खुद को इस रिश्ते से। अगर आप ये सोचकर इस रिश्ते से आज़ाद नहीं हो पा रहे हैं कि हमारे साथ गलत होगा, तो उसकी परवाह मत कीजिए। बचपन से हमारे सांवले रंग से हमें इतनी तकलीफ़ पहुंचाई है कि अब आदत सी हो गई है इन सब की। एक तकलीफ़ भी बर्दाश्त कर लेंगे हम। आप समझ गए ना आप, या और किसी बात का मतलब जानना है आपको? माफ़ कीजिए अगर कुछ गलत कह दिया हो हमने, लेकिन क्या करें, नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हम ये कि आप भी उन लोगों में शामिल हैं जो हमें हमारे रंग की वजह से पसंद नहीं करते। खैर वो लोग तो सामने से कह देते थे, पर आपका ये नज़रअंदाज करना, आपका अजनबियों जैसा व्यवहार नहीं सहन होता हमसे। आपकी खामोशी चुभती है अभी। बोलते शावनी का गला रुद्र हो गया, उसकी आंखें भर आई। उसने आपने आंसू को संभालने की कोशिश की, लेकिन उससे नहीं हो पाया, तो वो वे आवाज़ में रोने लगी। सावनी की बातें सुनकर अविनाश अपनी जगह पर जैसे जम सा गया। सावनी की बातें, उसके आंसू, उसके शिकायत सब सीधे अविनाश के दिल पर चोट कर रहे थे। उसके चेहरे पर उभरे भाव और आंखों में आ गई नमी बता रही थी कि इस वक्त वो गहरी तकलीफ महसूस कर रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा था वो कैसे जवाब दे सावनी की बातों का। कुछ सोचकर उसने अपनी आंखों को भीजते हुए गहरी सांस भरकर बाहर छोड़ी। फिर हिम्मत करके उसने जैसे कुछ बोलने की कोशिश की, सावनी की आवाज़ उसे चुप करा दिया। बस अब हम आप पर बोझ बनकर नहीं रह सकते। हमें नहीं लगता आपको हमारी कोई परवाह होगी। आप बेझिझक अपना फैसला ले सकते हैं। आप सोच रहे होंगे ना कि इतना सब कह रहे हैं तो हम ही क्यों नहीं आज़ाद कर लेते खुद को इस रिश्ते से। हाँ, यही सोच रहा हूँ मैं। आखिर क्यों तुम खुद को इस रिश्ते से आज़ाद नहीं कर लेती? अगर इतनी शिकायत है तुम्हें मुझसे, तो अब तक तुमने एक बार भी जाहिर क्यों नहीं किया? अविनाश बोलते हुए सावनी के नज़दीक आ गया। इस वक्त वो अपने मन की बात कहने की बजाय सावनी के मन में उसके लिए क्या है वो जानना चाहता था। वो हम नहीं, हमें लगा आप हमें ऐसे नहीं, हमेशा ऐसे नहीं रहेंगे। साथ रहते रहते आपको हमें हमसे शायद थोड़ा लगाव हो जाएगा, तो आप और हम, मगर पता नहीं क्यों हमारी उम्मीदें जुड़ने लगी थी आपसे। बोलते शावनी की जुबान लड़खड़ा रही थी। अविनाश के करीब मौजूद होने से उसे अब घबराहट हो रही थी। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे इतना सब करने के बावजूद भी तुम मेरे साथ रहना चाहती हो? ये बात बात पर मतलब क्यों पूछते रहते हैं आप? आपको हमारी बातें एक बार में समझ नहीं आती क्या? एक बार सावनी ने अपनी घबराहट को कम करते हुए गुस्से में कहा। उसने सोचा था अविनाश के मन में जो भी हो वो सब अविनाश को बता देना, अविनाश बता देगा। एक बार सब कुछ क्लियर हो जाएगा तो सावनी आगे कोई डिसीजन ले पाएगी। लेकिन अविनाश क्या चाहता है ये अब तक समझ नहीं आ रहा था। कोशिश तो कर रहा हूँ समझने की, लेकिन आज तक जैसे तुम्हें समझ नहीं पाया, वो तुम्हारी बातें भी समझ नहीं आ रही। कोशिश 1 साल से आप कोशिश कर रहे हैं। क्या वाकई आप चाहते हैं क्या अविनाश? आप मेरे चाहने से क्या होगा? जब तुमने अलग होने का फैसला ले लिया, आपके चाहने से ही तो सब हो रहा है अविनाश। आपकी वजह से ही तो ये। वेट अ मिनट, हमने फैसला ले लिया है से क्या मतलब है आपका? आज़ाद होना चाहती हो इस रिश्ते से तुम? नहीं, हम आज़ाद करना चाहते हैं आपको इस रिश्ते से। अब आप पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहते हम। मैंने आज़ादी मांगी क्या तुमसे कभी? और ये किसने कह दिया तुमसे कि तुम मुझ पर बोझ? मजबूरी या समझौते के आधार पर निभाए जा रहे रिश्ते से जुड़ा सख्त अक्षर सामने वाले पर बोझ ही होता है। सही कहा तुमने, लेकिन तुम मुझ पर बोझ बिल्कुल भी नहीं हो। हाँ, मैंने मजबूरी में तुमसे रिश्ता जोड़ा था, लेकिन कभी तुम्हें और रिश्ते को खुद पर बोझ नहीं माना। बस तुमसे दूरी ज़रूर बना रखी थी मैंने, जिसकी एक वजह थी, जिसके बारे में मैं तुमसे चाहते हुए भी बात नहीं कर पा रहा था। और अब जब हिम्मत करके तुमसे बात करने का मन बना लिया था, तो तुमने ऐसी कौन सी बात है? हम जानना चाहते हैं अभी, प्लीज़ बताइए ना। अब उस बारे में बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब तुम मेरे साथ ही नहीं रहना है तो फिर
हमने कब कहा कि हमें आपके साथ नहीं रहना? मतलब तुम हमारे साथ रहना चाहती हो, मगर ऐसे नहीं। बोलते हुए शावनी ने अपनी पलकें झुका ली। तो फिर कैसे? अविनाश ने शावनी के करीब जाकर उसके कमर में अपनी बाहें डालते हुए अचानक से उसे खुद के करीब कर लिया। अविनाश के अचानक उठाए गए इस कदम से शावनी को जैसे झटका सा लगा। अपनी झुकी पलकें उठाकर उसने जैसे अविनाश की तरफ देखा, उसकी चेहरे के खुद के करीब झुकता देख उसने तुरंत अपनी आंखें भींच ली। अभी ये आप क्या कर रहे हैं? शावनी ने खुद को अविनाश की पकड़ से छुड़ाते हुए कहा। सर, अब कोई सवाल नहीं, अभी सिर्फ मेरे सवाल सुनो और उनका जवाब दो। बताओ जरा, कैसे रहना चाहती हो तुम? बोलते अविनाश ने शावनी पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। हम आप पहले हमें छोड़िए। क्यों छोड़ूं? आखिर ऐसे ही तो रहना चाहती हो तुम, यही तो चाहती हो ना तुम? अविनाश ने अपने चेहरे को शावनी के एयरलोब की तरफ झुकाकर मदहोश करने वाली आवाज़ में कहा। ना, नहीं, हम ऐसे नहीं, हम तो अच्छे दोस्त की तरह। आप हमें गलत समझ रहे हैं। सॉरी, हमने आपको बहुत गलत कह दिया ना। आगे से आपको कुछ भी नहीं कहेंगे। प्लीज़ छोड़ दीजिए ना हमें घबराहट हो रही है। अविनाश के इस तरह से के रिएक्शन के लिए शावनी बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। अपने चेहरे और गर्दन पर महसूस होती अविनाश की गर्म सांसों से उसके शरीर में कंपन हो रही थी। घबराहट के कारण उसके शब्द उसका साथ नहीं दे रहे थे। रिलैक्स, मैं कुछ भी नहीं करूँगा, तुम घबराना बंद करो। अविनाश ने खुद को शावनी से थोड़ा दूर करते हुए कहा। हम बाद में बात करते हैं, आपको काम करना है ना? शावनी ने अविनाश से दूर हटने की जल्दबाजी में कहा और रूम से बाहर जाने के लिए अपने कदम दरवाजे की तरफ बढ़ा लिए। रुको, बोलकर अविनाश ने तेजी से आगे बढ़कर शावनी की कलाई पकड़ ली। तुमने सिर्फ अच्छे दोस्त की तरह रहने के लिए मुझे इतना सब सुना दिया? हाँ, उसके अलावा आप शायद और किसी रिश्ते को पाने के काबिल नहीं हैं हम। शावनी बिना अविनाश की तरफ मुड़े धीमी आवाज़ में बोलकर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। ये क्या कहा तुमने अभी अभी? किसी और रिश्ते के काबिल नहीं हो तुम? क्या मतलब है इसका? मेरी तरफ देखो वनी और जवाब दो मेरे सवालों का, अविनाश ने सर्द लहजे में कहते हुए शावनी को अपनी तरफ घुमा लिया। हमें कुछ नहीं कहना, प्लीज़ जाने दीजिए हमें। नहीं, पहले तुम बताओ, तुम खुद को किसी और रिश्ते के काबिल क्यों नहीं मानती? अपने इस रंग की वजह से मतलब फिर से मतलब आप सब कुछ जानते हैं और अनजान क्यों बन रहे हैं? अभी आप अच्छे से जानते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं, फिर भी आप पूछ रहे हैं। मतलब आप हमसे सुनना चाहते हैं तो सुनिए। हमने बचपन से अपने सांवले रंग की वजह से खुद को लोगों के नाकाबिल होने के एहसास को उनके रवैये से महसूस किया है। फिर आपके रवैये ने भी तो यही महसूस कराया है। आप भी तो इस सांवले रंग की वजह से हमें अपना नहीं पा रहे। तुम्हें लगता है तुम्हारे रंग की वजह से मैं तुम्हें अपना नहीं पाया? तुमने ये सोच भी कैसे लिया? अगर तुम्हारा रंग मेरे लिए मायने रखता है तो मैं तुमसे शादी ही क्यों करता? तुमसे दूरियां बनाने की बजाय कुछ और भी। तुम्हारा रंग नहीं वनी, कोई और वजह? क्या आपकी लाइफ में कोई और नहीं? नहीं, जहाँ तक हमें पता है ऐसा कुछ नहीं है। फिर क्या? हम आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं, इस वजह से आप अपना नहीं पाए हमें। अगर ऐसा कुछ भी है तो आप हमें बता दीजिए। हम आपकी लाइफ से दूर हो जाएंगे और आप किसी और के साथ अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर पाएंगे। तुम भी अजीब हो वनी, जब चाहता था तुम दूर हो जाओ तब साथ थी, और अब साथ रहना चाहती हो तो दूर जाना चाहती हो। आपकी वजह से दे रहे हैं दूर जाने की। हमने तो खुद से कभी नहीं चाहा। हाँ, मैंने ही वजह दी है तुम्हें खुद से दूर जाने की। अपने रवैये से हमेशा मैंने बस यही कोशिश की थी। चाहता था तुम मुझसे तंग आकर मुझे छोड़कर चली जाओ, लेकिन अब मैं नहीं चाहता तुम मुझसे दूर जाओ। तुमने कहा मैंने तुम्हें दूर जाने की वजह दी है, इसलिए तुम दूर जाना चाहती हो मुझसे। हाँ, हम नहीं चाहते आप हमारी वजह से अपनी लाइफ की खुशियाँ कुर्बान करें। नहीं चाहते हम कि हमारी वजह से आप एक अच्छे लाइफ पार्टनर का साथ ना पा सकें। नहीं चाहते हम कि इस मजबूरी और समझौते के रिश्ते का बोझ ढोते ढोते आप अपना वजूद खो दें। हम चाहते हैं आप जो डिजर्व करते हैं वो आपको मिले। नानी के अंतिम क्षणों में हमने उनकी आंखों में देखा था, वो चाहती थी हम आपके साथ रहें।
आपको वो प्यार, वो खुशियाँ दें जिसके आप हकदार हैं, मगर हम नहीं कर पाए, हम नहीं बन पाए आपके दिल में अपने लिए कोई जगह। इस वजह से हम जाना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी से। अगर मैं रुकने की वजह दूँ तुम भी, तब भी तुम जाओगी मुझे छोड़कर। लेकिन हमारे साथ खुश नहीं है तो फिर क्यों? तुम्हारे साथ खुश नहीं हो ये किसने कह दिया तुमसे? किसी ने नहीं, हमने खुद से महसूस किया है मेरे बिहेवियर की वजह से ना। हाँ, तुम जानना नहीं चाहोगी मेरा बिहेवियर ऐसा क्यों था, क्यों मैं चाहता था तुम मुझे छोड़कर चली जाओ। पिछले 1 घंटे से हम यही तो जानने की कोशिश कर रहे हैं अभी, आखिर ऐसी कौन सी वजह है जो आपने हमें दरमियान दूरियां बरकरार रखी। आप क्यों चाहते थे हम आपको छोड़कर चले जाएं, और अब अचानक आपको क्या हो गया? अब आप क्यों चाहते हैं हम आपके पास रहें? तुम दरवाजे के पास से हटकर चेयर पर बैठो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। अविनाश ने सावनी की कलाई छोड़कर डेस्कटॉप के पास चलने का इशारा किया तो सावनी को ख्याल आया कि अविनाश की गई हरकत की वजह से वो यहाँ जाने वाली थी। ये ख्याल आते ही एक बार फिर से सावनी के सामान्य हो चुकी धड़कनें तेज हो गई। क्या हुआ? क्या तुम नहीं जानना चाहती कुछ भी? अविनाश ने सावनी को चुपचाप देखकर कहा तो सावनी बिना कुछ बोले तुरंत डेस्कटॉप पे के पास रखी चेयर को खींचकर उस पर बैठ गई। तुम्हें पता है ना कि मुझे बाइपोलर डिसऑर्डर और नाइटमेयर की प्रॉब्लम। अविनाश ने सावनी के पास रखी चेयर पर बैठते हुए कहा तो सावनी ने पहले तो नासमझी में अपना सिर हिला दिया, फिर वो कुछ सोचते हुए बोली, लेकिन आप इस बारे में बात क्यों कर रहे हैं? हमें आपकी इस बीमारी की वजह पता है और ये भी पता है कि आप कई सालों तक इस बीमारी से जूझते रहे, फिर साइकोट्रिस्ट की मदद से आपने इस बीमारी से आज़ादी पाई। दरअसल हमें नानी ने आपकी इस बीमारी के बारे में सब कुछ बता दिया था, तो आपको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। क्या तुम्हें नानी ने मेरे नाइटमेयर्स के बारे में कुछ बताया था? कुछ नहीं बताया था। बताया था नानी ने। वो कह रही थी सब कुछ ठीक हो जाने के बाद नाइटमेयर्स आपका पीछा नहीं छोड़ रहे थे, तो उन्होंने फिर से साइकियाट्रिस्ट को दिखाने की बात कही, मगर आपने मना कर दिया था। फिर धीरे धीरे आपको बुरे ख्वाब आना बंद हो गए थे, लेकिन उस दिन हॉस्पिटल में नानी इस बारे में कुछ कह रही थी। किसी रात उन्हें आपकी चीख सुनाई पड़ी थी। उन्हें डर था कहीं आपको बुरे ख्वाब फिर से ना आने। वेट अ मिनट, कहीं नानी का डर सच तो नहीं था? क्या आपको अब भी नाइटमेयर्स की प्रॉब्लम? गंभीर लहजे में बोलती है सावनी ने अपनी बात अधूरी छोड़कर अविनाश पर अपनी नज़रें टिका ली। उन बुरे ख्वाबों ने मेरा कभी पीछा छोड़ा ही नहीं था, बल्कि वो तो अब भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे। क्या अगर ऐसा है तो फिर नानी, मतलब आपने नानी से झूठ बोला था? आपको नाइटमेयर्स आना कभी बंद ही नहीं हुआ थे? अगर ऐसा है तो आप अकेले कैसे हैंडल करते हैं खुद को? सभी लोगों से आपने इस बात को छुपाया क्यों? सिम इस स्लीपिंग पिल्स के जरिए बुरे ख्वाबों से पीछा छुड़ाने के लिए मैं नींद की दवा लेता हूँ। इसका मतलब आप अब भी स्लीपिंग पिल्स लेते हैं? उस दिन हमने साइड टेबल के डोर में स्लीपिंग पिल्स देखी तो हमने मामी से इस बारे में बात भी की थी। क्या उन्होंने आपको कुछ कहा नहीं था? तो तुमने मामी को बताया था? तुम्हें पता है उन्होंने मुझे कितनी डांट लगाई थी। हाँ, तो आप काम ही ऐसा कर रहे थे। आपको पता है ना स्लीपिंग पिल्स के कितने सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, फिर अब उसे ले रहे हैं। इसी वजह से मैं चाहता था कि तुम मुझसे दूर चली जाओ, नहीं चाहता था कि तुम मुझ पर जैसे पेशेंट रोगी के पीछे अपनी ज़िंदगी जाया करो। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? अभी आप कोई पेशेंट नहीं हैं, आप पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। अब बस आप स्लीपिंग पिल्स लेना बंद कर दीजिए। आपको इससे प्रॉब्लम्स हो रही है बने। लगभग 2 साल हो गए मुझे स्लीपिंग पिल्स लेते हुए। इसके साइड इफ़ेक्ट्स का असर मुझ पर नानी के डेथ के बाद ही शुरू हो गया था। इसे लेने की आदत छूट ही नहीं रही थी। इसके बिना मैं सो ही नहीं पा रहा था। हालांकि मामी के समझाने पर मैंने कुछ दिनों के लिए साइकियाट्रिस्ट की मदद ली थी, मगर उनकी थेरेपी और दवाइयों में ज़्यादा दिन नहीं ले पाया। मुझे यही आसान लग रहा था
रोज़ चल रही थेरेपी से मुझे ऐसा फील होता था जैसे मैं कोई पागल हूँ। ऊपर से स्लीपिंग पिल्स के साइड इफ़ेक्ट्स से मैं काफ़ी चिड़चिड़ा हो रहा था। मेरा ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल नहीं रहता। हार्ट पेन की प्रॉब्लम भी होने लगी थी मुझे। इससे इन सब से तंग आकर मैंने थेरेपी और दवाइयों दोनों बंद कर दी और नाइटमेयर से बचने के लिए नींद की गोलियां लेता रहा। मुझे नहीं पता ये सब कब तक चलने वाला है। इन सब की वजह से मैं अपने काम पर ध्यान भी नहीं दे पा रहा हूँ। पिछले 1 साल से मैं एक गेम डिज़ाइन कर रहा था। वो पूरी तरह से तैयार हो चुका था, लेकिन जिस दिन मुझे उस गेम को स्पॉन्सर के सामने प्रेजेंट करना था, उस दिन मैं उसके रूल्स ही भूल गया, जिसकी वजह से पूरी टीम को लगा कि मैंने किसी और के गेम को चुराने की कोशिश की। उस वक्त मैं पूरी तरह से हताश हो गया था। मुझे लगने लगा था मैं किसी काबिल ही नहीं हूँ। उस बीच में जब भी तुमको खुद के प्रति समर्पित देखता तो मुझे तकलीफ़ होती। मैं नहीं चाहता था एक नाकामयाब इंसान के साथ तुम अपनी ज़िंदगी गुजारो। बस इसलिए दूर रहता था तुमसे, नज़रअंदाज करता रहता था तुमको। सोचता था तुम एक न एक दिन मुझसे तंग आकर छोड़ कर चली जाओगी मुझे, लेकिन तुम बिना कोई शिकायत के मेरे साथ रहकर अपनी जिम्मेदारियां निभाती रही। तुम्हारे इस स्वभाव के कारण पता नहीं कब से मैं तुम्हारी तरफ खिंचाव महसूस करने लगा, लेकिन खुद की खामियों को देखकर चाहते हुए भी ये जाहिर नहीं कर पा रहा था। मुझे लगता था एक बार तुम चली जाओगी तो सब कुछ अपने आप खत्म हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी नामौजूदगी से मुझे ये एहसास दिलाया कि अब तुम्हारे बिना ज़िंदगी तसव्वुर करना बेहद मुश्किल है मेरे लिए। पता नहीं कब तुम्हारे साथ रहते रहते तुम्हारी आदत हो गई मुझे। अब तुम्हारे साथ तुम्हारे पास रहने की ख्वाहिश जगने लगी है मुझ में। तुमसे दूर जाने का ख्याल मन में आते ही आंखें नम हो जाती है। ऐसा लगता है सांसें थम जाएंगी मेरी। मैं नहीं चाहता वनी तुम मुझे छोड़कर जाओ। मैं तुमसे इस बारे में बात करना चाहता था, लेकिन डरता था इस बात से कि सच जानने के बाद तुम मुझे छोड़कर चली ना जाओ। लेकिन अब मैं चाहता हूँ तुम वही फैसला करो जो तुम्हारे लिए सही हो। अविनाश ने सावनी के करीब जाकर उसका हाथ थामते हुए कहा। सावनी को खामोश देखकर उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। आंखें नम थी और चेहरे पर सावनी को खो देने का डर साफ दिख रहा था। सब कुछ सुनने के बाद सावनी की आंखों से आंसू बह जा रहे थे। वो एकटक बस अपने सामने खड़े अविनाश को देख रही थी। वनी अविनाश के इस रूंधे हुए आवाज़ ने जैसे सावनी कानों में हलचल की। सावनी अविनाश का हाथ छुड़ाकर तुरंत वहां से उठकर बाहर की तरफ जाने लगी। वनी इन सबके बावजूद मैं बस इतना कहना चाहूँगा, हो सके तो प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना वनी। बचपन से बस सब कुछ खोता ही आया हूँ। मैं तुम्हें खो दिया तो टूट जाऊँगा। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊँगा वनी, प्लीज़ छोड़कर मत जाना मुझे। कहते हुए अविनाश घुटनों के बल फर्श पर बैठकर रोने लगा। अभी क्या हो गया है आपको? क्यों रहे हैं आप? हम नहीं जा रहे हैं आपको छोड़कर। हम तो बस किचन में पानी लेने जा रहे थे आपके लिए। प्लीज़ उठ जाइए और रोना बंद कीजिए। कहीं नहीं जा रहे हम आपको छोड़कर। सावनी ने अविनाश के चेहरे को अपने हाथों में थाम कर उसके आंसुओं को साफ करते हुए कहा तो अविनाश ने एकदम से सावनी को अपने सीने से लगा लिया। सच में नहीं जा रहे हो तुम मुझे छोड़कर? सावनी पर अपनी बाहें कसते हुए अविनाश ने किसी छोटे बच्चे की तरह कहा तो धड़कनों के बढ़ने के साथ सावनी के चेहरे पर एक सुकून उभर आया। सच में नहीं जा रहे हम आपको छोड़कर। अब शांत हो जाइए आप और चलकर रेस्ट कर लीजिए। सावनी ने प्यार से अविनाश के बालों को सहलाते हुए कहा। नहीं, अविनाश ने अपना चेहरा सामने करते हुए कहा। फिर अचानक से उसने अपना सिर सावनी की गोद में रखकर आंखें बंद कर ली। अभी सावनी ने जैसी आवाज़ दी, अविनाश ने अपनी आंखें खोलकर अपना हाथ उसके सिर पर रख लिया। कुछ पल रहने दो ना ऐसे तुम्हारे पास, अविनाश ने आश भरी नज़रों से सावनी को देखते हुए कहा तो सावनी ने मुस्कुराते हुए अपनी पलकें झपका ली। कुछ पल यूं ही बैठे रहने के बाद जब सावनी ने अविनाश को आवाज़ दी तो वो सो चुका था। उसे सोता देख सावनी ने भी अपनी आंखें बंद करके पीछे रखे डेस्कटॉप से लगकर अपना सिर टिका लिया। ये आप क्या कर रहे हैं अभी? सावनी ने अविनाश की गोद में खुद को देखकर हैरान होते हुए पूछा। वो कल रात में तुम्हारे गोद में सिर रखकर सो गया था और
तुम मेरी वजह से पूरी रात ऐसे बैठी रही तो तुम्हारे पैर में दर्द हो रहा होगा, इसलिए मैंने सोचा तुम्हें रूम तक पहुंचा दूं। नहीं, आप रहने दीजिए, हम खुद से चलकर जा सकते हैं रूम तक। हमारे पैर में बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा। ओह, तो तुम्हारे पैर में बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, श्रावणी ने कहते हुए तेजी से अपना सर हिला फिर अविनाश की गोद से नीचे उतरने की कोशिश करने लगी। लेकिन मैं फिर भी तुम्हें ऐसे ही रूम में पहुंचाऊंगा। अविनाश ने श्रावणी को अच्छी तरह से पकड़कर कहा, फिर मुस्कुराते हुए लिविंग रूम से अपने और श्रावणी के रूम की तरफ जाने लगा। अपनी बात को इग्नोर होता देख श्रावणी बस हैरानी से अविनाश को देखने लगी। वास्तव में उसके पैर में दर्द था, मगर इस तरह अविनाश की गोद में वो असहज महसूस कर रही थी। पहले तुम थोड़ा रेस्ट कर लो तो फिर जाकर रेडी हो जाना। अभी मुझे ऑफिस के लिए निकलना है तो मैं रेडी हो जाता हूँ। रूम में पहुंचकर अविनाश ने श्रावणी को बिस्तर पर रखते हुए जैसिका श्रावणी अपने ख्यालों से बाहर आकर उसे खामोशी से देखने लगी। अविनाश ने जब उसे अपनी तरफ गौर से देखते हुए पाया तो अनायास ही उसके लब मुस्कुरा उठे। क्या हुआ? अविनाश को मुस्कुराते हुए देखकर श्रावणी ने पूछा। कुछ नहीं, बस रोज से कुछ ज़्यादा प्यारी लग रही हो आज तुम। अविनाश ने श्रावणी के गाल को हल्के से टच करते हुए कहा तो श्रावणी हैरानगी से उसकी तरफ देखने लगी। श्रावणी को हैरान देखकर अविनाश ने जैसे अपने हाथ पीछे किए, श्रावणी के हाथ तुरंत अपने गाल पर चले गए। वो मुस्कुराते हुए तब तक अविनाश को देखते रहे जब तक वो उसकी आंखों के सामने से ओझल नहीं हो गया। अविनाश के वॉशरूम से में जाते ही श्रावणी ने उठने की कोशिश की, लेकिन अपने पैर में हो रहे दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसलिए वो बेड से टेक लगाकर बैठ गई। कुछ देर में अविनाश वॉशरूम से बाहर आया तो उसकी नज़र बेड पर आंखें बंद किए बैठी हुई श्रावणी पर पड़ी। उसके चेहरे पर सिकन देखकर अविनाश तेजी से उसके पास आते हुए बोला, ज़्यादा दर्द हो रहा है क्या बनी? नहीं, आप आ गए, चलिए हम आपके लिए ब्रेकफास्ट बना देते हैं। बोलते हुए श्रावणी ने जैसे बेड से नीचे उतरना चाहा, अविनाश ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसे रोक दिया। तुम रेस्ट करो, मैं खुद बना लूँगा। लेकिन कहाँ ना बना लूँगा, जब तक वापस नहीं आ जाता उतरना मत बिस्तर से, अविनाश ने सख्त लहजे में कहा तो श्रावणी ने बस अपना सिर हिला दिया। लेट जाओ, अविनाश ये बोलकर रूम से बाहर किचन की तरफ चला गया। श्रावणी चुपचाप फिर से बेड से टिक लगाकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद अविनाश के कदमों की आहट से उसने अपनी आंखें खोली तो देखा अविनाश हाथ में ट्रे लेकर उसकी तरफ ही आ रहा है। चलो ब्रेकफास्ट कर लो अब, फिर कोई पेन किलर ले लेना। ब्रेकफास्ट कैसे? हमने तो ब्रश ही नहीं किया है। ओह, चलो फिर कर लो ब्रश। अभी नहीं, बाद में कर लेंगे हम। आपको लेट हो रहा है ना, आप खाना स्टार्ट करिए, हम आपके साथ कॉफ़ी पी लेते हैं। ओके, अविनाश ने एक कॉफ़ी कप श्रावणी की तरफ बढ़ाते हुए कहा और अपने लिए दूसरा कप उठाया। श्रावणी मुस्कुराते हुए कप का सिप लेकर अविनाश को देखने लगती। हो गया मेरा, तुम्हारे हिस्से का मैं यहीं साइड टेबल पर रख रहा हूँ, फ्रेश होते ही खा लेना और ज़्यादा दर्द हो तभी पेन किलर लेना। अविनाश ने साइड टेबल पर ट्रे रखते हुए कहा, फिर वो तुरंत वहाँ से उठकर जूठे बर्तन लेकर किचन की तरफ चला गया। श्रावणी अभी वैसे ही बैठी हुई थी, उसे देखकर लग रहा था वो किसी गहरी सोच में गुम है। मैं जा रहा हूँ, ख्याल रखना तुम अपना। अविनाश साइड टेबल पर रखे अपने वॉच और पर्स उठाते हुए रूम से बाहर जाने के लिए बढ़ा, फिर अचानक वो श्रावणी की तरफ देखकर बोला, अब तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई गलत फहमी तो नहीं है ना? नहीं, श्रावणी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। दैट्स गुड, मिलते हैं शाम को। अविनाश ने ये बोलकर दरवाजे की तरफ रुक करना चाहा, मगर अभी श्रावणी की आवाज़ सुनकर वो रुक गया। क्या हुआ वनी? वो आपने अपना कोट नहीं पहना? ओह थैंक्स, मैं तो भूल ही गया था। एक बात पूछूं आपसे? हाँ, वैसे तुम्हें कुछ पूछने के लिए मेरी परमिशन की ज़रूरत नहीं है वनी। आपको हमारा नाम पसंद नहीं है क्या? अब ये किसने कह दिया तुमसे? अविनाश श्रावणी की तरफ देखते हुए थोड़े गुस्से में बोला। वो आप श्रावणी की जगह वनी कहते हैं ना, तो तुमने कभी सुना नहीं है क्या? लोग एक दूसरे के नाम को छोटा करके बुलाते हैं। जैसे तुम मुझे अविनाश की जगह अभी बुलाती हो, वैसे ही तुम्हें वनी। हम तो आपको इसलिए अभी बुलाते हैं क्योंकि माँ कहती हैं अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन हमें समझ नहीं आता आपको क्या बुलाएं, तो हमने आपको अभी बुलाना शुरू कर दिया। लेकिन मेरे पास तो ऐसा कोई रीज़न नहीं है, बस मुझे अच्छा लगता है तुम्हें वनी बुलाना।
हालांकि मैंने सबकी तरह आगे अक्षर को लेने की बजाय पीछे के 2 अक्षर चुने हैं। वनी काफ़ी डिफरेंट लगता है ना, लेकिन अगर तुम्हें नहीं पसंद है तो आज से मैं वनी कह कर नहीं बुलाऊंगा तुम्हें। नहीं, हमें पसंद है वनी, बस हम कुछ जानना चाहते थे। अच्छा, वैसे ऐसे पसंद नापसंद वाले ख्याल तुम्हारे दिमाग में आते कहाँ से हैं? माना कि तुम्हारा नाम अलग है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि इसे पसंद ना किया जाए। वो एक बार कॉलेज में हमारे क्लासमेट्स ने हमारा मजाक उड़ाते हुए कहा था, हमारा नाम बहुत अजीब है। ऐसा कुछ नहीं है सावनी, तुम्हारा नाम अलग है, अजीब नहीं। और अलग चीज़ें अक्सर कुछ लोगों को अजीब लगती हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं हम अलग चीज़ें करना ही छोड़ दें। अलग होना या अलग तरीके से रहना अजीब नहीं होता, मगर कुछ लोगों को ये अजीब लगता है, कुछ लोगों को ये पसंद भी नहीं आता। लेकिन इस वजह से हमें ये बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि अलग चीज़ें अजीब होती या अच्छी नहीं होती। लोगों की पसंद नापसंद की वजह से खुद में बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है शावनी। तुम जैसे भी हो, बेस्ट हो, खुद के को ऐसे ही एक्सेप्ट करो। थैंक यू इतने अच्छे से समझाने के लिए, लेकिन आप हमें वनी कहकर ही बुलाएं, हमें अच्छा लगता है। सॉरी, लेकिन अब मैं वनी नहीं कुछ और कहूँगा। क्यों? बस मेरा मन। अविनाश की तरफ देखते हुए शावनी ने मायूसी से अपना सिर झुका लिया। ओके, चलता हूँ, शाम को जल्दी आ जाऊँगा, वाइफी बोलते हुए अविनाश ने अचानक से सावनी के माथे पर अपने ओंठ रख दिए। सावनी जब तक कुछ समझ पाती अविनाश तुरंत वहाँ से उठकर रूम से बाहर चला गया। ख्याल रखना अपना, वाइफी, अविनाश ने जाते जाते कहा, जिसे सुनकर सावनी के लब मुस्कुरा उठे। वाइफी सुनकर सावनी को गुदगुदी सी होने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था, कल तक नज़रअंदाज करके चुप रहने वाला अविनाश उससे इतनी बातें करके गया। हर लम्हों को याद करके मुस्कुराते हुए सावनी ने एक नज़र साइड टेबल पर रखे हुए ट्रे पर डाली और बेड से उठकर बाथरूम की तरफ बढ़ गई। अब उसे अपने पैरों में कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। फ्रेश होने के बाद सामने साइड पर रखी हुई ट्रे उठाकर किचन की तरफ बढ़ गई। ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद वो रोज़ की तरह घर के कामों में लग गई। दूसरी तरफ अविनाश के लिए आज ऑफिस का दिन काफ़ी स्ट्रेसफुल था। ऑफिस के मेंबर्स उसे लेकर तरह तरह की बातें कर रहे थे। हेड ने भी अविनाश को काफ़ी कुछ सुना दिया था, जिसकी वजह से अविनाश हाफ डे लेकर घर वापस आ रहा था। रास्ते में उसके कानों में ऑफिस हेड की कई बातें गूंज रही थी। दूसरों का गेम चुराने की बजाय अगर तुम अपना ध्यान ऑफिस के कामों में लगाते तो अब तक तुम्हारा प्रमोशन हो गया होता। क्या हुआ अभी आप इतनी जल्दी? डोरबेल रिंग होते ही शावनी ने दरवाज़ा गेट खोल कर कहा, लेकिन वो अपनी बात पूरी कर पाते इससे पहले अविनाश उसे साइड करके लिविंग रूम में चला गया। इन्हें क्या हुआ? सुबह तो इतने अच्छे मूड में ऑफिस गए थे, बोलते हुए शावनी लिविंग रूम की तरफ बढ़ गई। अभी क्या हुआ आपको? आप इतने अपसेट क्यों हैं? देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे शेयर कीजिए। इस तरह दरवाज़ा बंद कर कर अंदर मत बैठिए। वनी, तुम यहाँ से चले जाओ, इस वक्त मुझे बस अकेला रहना है। लेकिन प्लीज़ वनी, अविनाश ने डेस्कटॉप पर रखे कबर्ड और मॉनिटर पर अपना गुस्सा उतारते हुए कहा। अभी देखिए, मुझे डर लग रहा है। ये अंदर से कैसी आवाज़ें आ रही हैं? ये क्या कर रहे हैं आप? प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए और बात कीजिए मुझसे, प्लीज़। अभी सामने ने लगभग रोते हुए कहा और दरवाजे को तेज़ी से पीटना शुरू कर दिया। वनी, कहा ना मैंने चले जाओ, मगर फिर क्यों नहीं मान रही तुम? अविनाश ने तेज़ी से दरवाज़ा खोलकर गुस्से में कहा तो शावनी बिना कुछ रिएक्ट करे अविनाश के गले लग गई। शावनी की गई इस हरकत से अविनाश बस अवाक सा रह गया। उसके अंदर भरा गुस्सा सावनी के स्पर्श से गायब हो चुका था। क्या हो गया था आपको? इतनी तोड़फोड़ क्यों कर रहे थे आप? पता है हम कितना डर गए थे। शावनी ने अविनाश की पीठ पर अपनी बाहें कसते हुए कहा तो अविनाश ने अपने हाथ बढ़ाकर उसके बालों को सहलाना शुरू कर दिया। डोंट वरी, कुछ नहीं हुआ है, बस मैं थोड़ा अपसेट हो गया था, लेकिन अब ठीक हूँ। फिर ये सब? सामने ने रूम के बिखरे सामानों को एक नज़र देखते हुए कहा। वो बस ऐसे ही। अविनाश ने शावनी से दूर हटते हुए कहा। अभी प्लीज़ बताइए ना, क्या हुआ? शावनी ने अविनाश के बाजू को पकड़कर उसके करीब जाते हुए पूछा। सब मुझे चोर समझते हैं वनी? अविनाश ने नम आंखों से सावनी की तरफ देखते हुए तो सावनी वापस से उसके गले लग गई। आप जानते हैं ना आप क्या हैं? फिर लोगों की बातों पर इतना गौर मत कीजिए। एक बार फिर से कोशिश करिए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कैसे? आप उस गेम का
रिवर्स बनाइए और मार्केट में बिना नाम मेंशन किए बेच दीजिए। जब वो पॉपुलर होगा तब लोग खुद आपका नाम जानना चाहेंगे। मार्केटिंग करने के लिए लोग खुद चलकर आपके पास आएंगे। फिर आप अपना नाम मेंशन करके अपनी ड्रीम को पूरा कर लीजिएगा। कितनी आसानी से तुमने सॉल्यूशन बता दिया, लेकिन गेम रिवर्स बनाने में बहुत वक्त लग जाएगा। तब तक आप मेरी बातें सुनिएगा। मेरे पास बहुत सी बातें हैं करने के लिए। शावनी अविनाश से अलग होकर उसके बाल बिगाड़ते हुए बोली, क्या ये क्या मेरे बाल? हाँ, आपके बाल चाहिए, जाकर फ्रेश हो जाइए, फिर रेस्ट कर लीजिए, मूड ठीक हो जाएगा आपका। ओके, थैंक यू वाइफी। अविनाश ने मुस्कुराते हुए शावनी को हक किया, फिर वहाँ से अपने रूम में चला गया। अविनाश के जाते रूम की हालत देखकर शावनी की आंखें नम हो गई। अभी तो सब ठीक हुआ था और अभी ये शब्द बोलते हुए शावनी की आंखों की नमी उसके चेहरे पर उतर आई। अविनाश के रूम ही जाते की हालत देखकर शावनी की आंखें नम हो गई। अभी तो सब ठीक हुआ था और अभी ये सब बोलते हुए शावनी की आंखें नम हो गई तो उसके चेहरे पर उतर आई। रूम की सफाई कर लेने के बाद शावनी किचन में जाकर अविनाश और खुद के लिए चाय बनाकर रूम की तरफ चली गई। अभी बेड पर टेक लगाकर बैठे अविनाश को देखकर शावनी ने आवाज़ दी, चाय। बोलते हुए शावनी ने अविनाश की तरफ एक कप बढ़ाया। अविनाश ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कप ले लिया। आपने वो तोड़ फोड़ क्यों किया? क्या मिला ऐसा करने से आपको? वो मैं गुस्से में था, सॉरी। इट्स ओके, लेकिन फिर से इस तरह गुस्सा मत करिएगा, बहुत डर लगता है। मैं ओके नहीं करूँगा फिर कभी। अविनाश ने अपना कप साइड टेबल पर रखते हुए शावनी का हाथ थाम लिया। सब टूट गया होगा ना? हाँ, अब नया लेना पड़ेगा आपको। टाइम क्या हुआ है? शाम हो गई है, 6 बजने वाले हैं। चलोगी मेरे साथ? कहाँ? पूरा सिस्टम फिर से खरीदना है ना? हाँ, मगर आज ही ज़रूरी है क्या? हाँ, जाओ, जाकर रेडी हो जाओ, हम अभी चल रहे हैं। ओके। ना चाहते हुए भी शावनी हामी भर कर रेडी होने चली गई। थोड़ी देर बाद वो रेडी होकर हॉल में आई, जहाँ पर अविनाश उसका इंतजार कर रहा था। शावनी को देखते ही अविनाश ने हल्की स्माइल करते उसका हाथ थाम लिया और उसे लेकर लिफ्ट के जरिए नीचे जाकर वो वहाँ के से मार्केटिंग के लिए चला गया। लगभग 2 घंटे बाद वो सारी चीज़ें खरीदने के बाद एक रेस्टोरेंट में बैठे डिनर कर रहे थे। डिनर करते वक्त जहाँ अविनाश किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था, वहाँ दूसरी तरफ शावनी बार बार अविनाश के चेहरे की तरफ देखते हुए कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। काफ़ी देर तक कोशिश करने के बाद शावनी ने एकदम से गहरी सांस ली, लेकिन कुछ बोलने के लिए जैसे ही अपना मुंह खोला, अविनाश बेटा, पीछे से आई एक आवाज़ उसे एकदम से चुप करा दिया। तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गया था, तुमसे मिलना चाहता था, मगर मेरे पास तुम्हारा पता नहीं था। अचानक तुम वहाँ से गायब। आगे के शब्द उस शख्स के गले में रह गए, क्योंकि उसे देखते अविनाश ने टेबल पर रखा सारा खाना गुस्से से नीचे फेंक दिया था। क्यों ढूंढ रहे थे आप मुझे? क्या चाहिए आपको मुझसे? माफ़ी चाहिए मुझे तुमसे। मुझे माफ़ किस बात के लिए माफ़ कर दूं आपको? बताइए किस बात के लिए मैं आपको माफ़ कर दूं? आपकी वजह से मेरी माँ ने इतने दर्द सहे इसलिए, या आपकी वजह से मैंने अपनी माँ अपना बचपन खो दिया इसलिए? आपकी वजह से मेरी माँ ने इतनी तकलीफ़ सही, आपकी वजह से नाना नानी ने इतने दर्द सहे, आपकी वजह से मैंने अपना वजूद खो दिया, आपकी वजह से अब भी रातों को मुझे माँ की चीखें सुनाई देती हैं। आज भी उन चीखों की वजह से मैं सो नहीं पाता। बताइए किस किस के लिए माफ़ करूँ मैं आपको? बताइए ना। अविनाश ने चीखते हुए सारी बातें कही। उसकी चीख सुनकर वहाँ मौजूद सब लोग एक तरफ खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और शानवी अब भी उसी टेबल के पास सिमटी बैठी हुई थी। अविनाश को इस तरह गुस्से में देखकर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी उसके पास जाकर उसे शांत कराने की। शावनी के साथ अविनाश के पापा अनुज भी अविनाश के गुस्से से काफ़ी डर गए थे। उनकी अब हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ बोलने की। दूसरी तरफ अविनाश की आंखों में आंसुओं के साथ साथ बेहिसाब गुस्सा झलक रहा था। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठियों को आपस में भींच रखा था। इस वक्त उसका ब्लड प्रेशर हाई हो चुका था, उसकी हार्ट बीट काफ़ी फास्ट चल रही थी। वो चाहते हुए भी अपने गुस्से को कम नहीं कर पा रहा था। बेटा मैं, अनुज ने आगे बढ़ते हुए जैसे कुछ कहना चाहा। अविनाश ने अपना हाथ आगे करके उन्हें वहीं रोक दिया। गुस्से में उसने रेस्टोरेंट से बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाया ही था, अभी शावनी की डरी हुई आवाज़ ने उसे वहीं रोक दिया। वनी बोलते हुए वो पीछे मुड़ा तो शावनी अब भी सिमटी हुई वहीं बैठी थी। सॉरी बोलकर वो तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा, फिर उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। सॉरी
वो मैं आगे के शब्द सावनी की सिसकियों को सुनकर वो बोल ही नहीं पाया। कुछ ही देर ऐसे ही उसे बाहों में समेटे रहने के बाद उसने उसका चेहरा सामने करते हुए कहा, घर चले। सावनी ने खामोशी से अपना सिर हिलाया तो अविनाश वहाँ खड़े वेटर की तरफ अपना कार्ड उछालते हुए रेस्टोरेंट से बाहर चला गया। आप ठीक हैं? कार में बैठते ही घबराई हुई आवाज़ में हिम्मत करके सावनी ने पूछा। हाँ, बिना सावनी की तरफ देखे रुंधे हुए लहजे में अविनाश ने कहा। घर तक पहुँचने तक दोनों खामोश रहे। कार पार्क करके अविनाश सावनी का हाथ कार से तेजी से लिफ्ट की तरफ बढ़ा। लिफ्ट खाली थी इसलिए दोनों जल्दी से अंदर गए। कुछ ही मिनट में वो अपने फ्लैट में थे। घर में पहुंचते अविनाश सावनी का हाथ छोड़कर लिविंग रूम में चला गया। अभी प्लीज़ दरवाज़ा मत बंद करिए। सावनी ने आगे बढ़कर जैसे रोकना चाहा, अविनाश ने उसी वक्त दरवाज़ा बंद कर दिया। अभी प्लीज़ ओपन द डोर। अविनाश प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए। लीव मी अलोन। बनी प्लीज़ जाओ यहाँ से अभी के लिए। प्लीज़ अकेला छोड़ दो मुझे। लिविंग रूम के अंदर से अविनाश के रुंधे वे लहजे में कहा तो सावनी खामोश हो गई। दरवाजे को नॉक कर रहे उसके हाथ नीचे की तरफ झुक गए। भरी आंखों के साथ वो दरवाजे से टिक कर वहीं बैठ गई। क्यों सब कुछ ठीक होते होते रह जाता है हर बात? क्यों दर्द और तकलीफ़ें हमारा पीछा नहीं छोड़ती? आखिर क्यों नहीं हम इस तरह से हिम्मत नहीं हार सकते? वरना अभी को कैसे संभालेंगे? अपने आंसू को साफ करते हुए सावनी ने खुद को संभाला। कुछ देर अकेले रहने पर अभी खुद ब खुद शांत हो जाएंगे। तब तक हम उनके लिए कॉफ़ी बना लेते। बोलते हुए सावनी जैसी आगे बढ़ी, रूम से आ रही तेज आवाज़ों से उसके कदम पीछे खींच ली। अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी देखिए, इस तरह चीज़ों पर गुस्सा निकालने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। आप बाहर आइए, बातें कीजिए हमसे, आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। बाहर आइए ना अभी। कहते हुए सावनी ने दरवाज़ा नॉक करने की कोशिश की। सामने से अभी ने झटके से दरवाज़ा खोल दिया। मेरी दवाइयाँ कहाँ हैं बनी? कौन सी दवाइयाँ? वही जो डेस्कटॉप की डोर में थी। वो हमने फेंक दी। किससे पूछकर तुमने मेरी दवाइयाँ फेंक दी? अविनाश ने गुस्से में सावनी के बाजुओं को कसकर पकड़ते हुए कहा तो डर की वजह से सावनी की आंखें से आंसू छलक पड़े। ठीक है, मत बताइए। हमारे रूम के साइड टेबल वाले डोर में होगी, मैं ले लूँगा वहाँ से। गुस्से से बोलकर अविनाश झटके से सावनी को वहीं छोड़कर अपने रूम की तरफ चला गया। अभी रुकिए, अभी वहाँ कोई दवाइयाँ नहीं, हमने सब फेंक दी ही। सामने तेज कदमों से चलते अविनाश के पीछे पीछे रूम में आ गई। यहीं रखी थी मैंने दवा, कहाँ गई? बेचैनी से ढूंढते अविनाश खुद में बड़बड़ाता, संभालिए अपने आप के लिए, आज किसी तरह से संभाल लीजिए खुद को। कल हम किसी साइकियाट्रिस्ट के पास चलेंगे। क्यों साइकियाट्रिस्ट के पास? क्यों? क्या मैं कोई पागल हूँ? नहीं जाना मुझे कहीं। मुझे बस मेरी दवाइयाँ दो जो मैंने यहाँ रखी थी। दो मेरी दवाइयाँ मुझे। अविनाश ने सावनी के बाजू को पकड़ते हुए कहा। नहीं, हमारे पास कोई दवाई अभी, हमने सब फेंक दी थी। क्यों फेंक दी तुमने? क्यों बनी क्यों? अविनाश ने लगभग चीखते हुए सावनी को छोड़ दिया। अचानक छोड़े जाने पर सावनी खुद को संभाल नहीं पाई और बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो नीचे की तरफ गिर गई। गिरते ही सिर पर किसी कठोर चीज़ लगने की वजह से उसने चीखते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कहानी का अगला भाग देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।